नमस्कार, स्वागत आप सभी का 5 की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे अलविदा 2023 और वेलकम करेंगे 2024 का। नए साल का स्वागत करने के लिए दुनिया भर में तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं और कुछ ऐसा भी जगह कुछ ऐसी भी हैं जहां भारत से कुछ घंटे पहले ही साल 2024 का वेलकम किया जा रहा है। और सबसे पहले नए साल का जश्न न्यूजीलैंड में मनाया गया। घड़ी का कांटा जैसे ही 12 के पार गया, ऑकलैंड का ये स्काई टावर आप देख रहे हैं, यहां पर आतिशबाजी से ये रोशन हो चुका था। बिल्कुल, और ये तस्वीरें ऑकलैंड, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर से हम आपको दिखा रहे हैं। हर साल इसी तरह से सबसे पहले जो नया साल आता है वो इसी तरह से आता है और 2024 का वेलकम आतिशबाजी, रंग बिरंगी रोशनी से धमाकेदार अंदाज में किया गया और साल 2023 को अलविदा कहते हुए अब ये देखिए साल का आखिरी सूर्यास्त इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में नया साल आ भी गया है, साल 2024 का। ऑकलैंड के शहर की कुछ तस्वीरें आप देखिए, कितने भव्य तरीके से यहां पर वेलकम किया गया, शानदार आतिशबाजी की गई और इसी के साथ 2024 का आगाज हो चुका है। कुछ ही घंटों पहले भारत में रात को 12 बजे जब हमारा समय है उसके अनुसार 12 बजे के बाद, और वहां पर पहले ही जो है सूर्यास्त हो चुका है और इस तरीके से नए साल का जश्न मनाया गया। शानदार आतिशबाजी का नजारा यहां पर देखने को मिला। स्काई टावर ऑकलैंड का है और स्काई टावर के अलावा आगे भी कुछ और तस्वीरें हम आपको दिलचस्प दिखाएंगे जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से ऐतिहासिक ब्रिज पर होने वाली आतिशबाजी आपको हम दिखाएंगे। ये जो स्काई टावर आपको हम दिखा रहे हैं ये भी इसी तरह का ऐतिहासिक स्थान है जो कि इस दुनिया में सबसे पहले नए साल का स्वागत करता है। अपने चिर परिचित अंदाज में रंग बिरंगी रोशनी और धमाकेदार अंदाज में यहाँ पर आतिशबाजी होती है जो कि पूरी दुनिया में देखे जाने वाली, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली ये तस्वीर है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में सबसे पहले नए साल 2024 का स्वागत किया गया। युगल तिवारी हमारे संवाददाता रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, तस्वीरें आने लगी है, नए साल का जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। ऑकलैंड की तस्वीरें हमने दिखाई और भी विदेशों से तस्वीरें आएंगी। हमारे भारत में भी नए साल को मनाने का इंतजार चल रहा है। क्या कुछ तैयारियां हैं रायपुर में, क्या खास रहने वाला है इस साल? देखिए पुनीत, इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर के मेरिन ड्राइव पे और आप देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग हैं वो आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर साल का जो अंतिम सूर्यास्त है उसे भी देख रहे हैं और इसके बाद नई सुबह की हर कोई तैयारी है वो कर रहा है। लोग अपने अपने से जो तैयारियां हैं वो तमाम लोगों ने की है। अगर हम पूरी तैयारी की बात करें तो राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग तरह से व्यवस्थाएं की गई है। हर कोई जश्न मनाने और जश्न में डूबने की तैयारी है पुनीत उसने की तमाम लोगों ने कर रखी है और सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। 600 से अधिक पुलिस बल लगाया गया है। चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। जितने भी पिकनिक स्पॉट है वहां पर खासतौर पे अस्थायी पुलिस चौकी बनाया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो। ठीक है, पुलिस के सारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन युगल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मौसम क्या कुछ कह रहा है, मौसम क्या बता रहा है, क्योंकि मौसम विज्ञानी हैं जो वो कह रहे थे कि ये साल जो जा रहा है तो 2023 और 24 जो आने वाला है बारिश हो सकती है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में। जी बिल्कुल पुनीत, हम एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे और बिल्कुल जो मौसम है वो बिल्कुल खुशनुमा हो चुका है और अभी देखिए 2 दिन फिलहाल मौसम विभाग ने ये संभावना व्यक्त किया है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है। अगर हम बात करें 1 जनवरी और 2 जनवरी को बारिश हो सकती है और देखिए एक तस्वीर है, ये 2023 का अंतिम सूर्यास्त है और इसके बाद जब 2024 में पहला सूर्योदय होगा तो हम यही दुआ करते हैं, न्यूज 18 यही दुआ करता है कि हर किसी के लिए अच्छा दिन की शुरुआत हो, हर किसी के लिए अच्छे जो 2024 अच्छा बीते। हालांकि 2023 खट्टी मीठी यादों को लेकर के अब विदाई हो रहा है, विदाई की बेला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम राजधानी इसके साथ साथ प्रदेश के कई जिलों की अगर हम बात करें तो बिल्कुल मौसम है, खुशनुमा है। कुछ कड़ाके की ठंड जरूर पड़ रही थी, उससे राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने ये संभावना व्यक्त की है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है।
फिलहाल 2 दिन के लिए अलर्ट जारी हुआ है। कुछ इलाकों पर जो कोहरे हैं वो छा सकते हैं, इसका फ्लाइट पर भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ आज पर मौसम चूंकि बिल्कुल इस खुशनुमा साल है, का ये बारिश की आखिरी संभावना सूर्यास्त का बनी समय हुई आ गया है, छत्तीसगढ़ में। वीकेंड भी है और संडे का दिन है, लोग एंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। नए साल पर 1 जनवरी पर किस तरह का जश्न होगा, किस तरह की तस्वीर होंगी, ये भी आपसे देखेंगे। फिलहाल लेकिन आप रहिए हमारे साथ, अभी अपने दर्शकों को रायपुर के और जो रहवासी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनवा देते हैं। रायपुर घूम के जी और न्यू ईयर सेलिब्रेट हम करेंगे, यही करेंगे, पार्टी करेंगे बताइए रात किस को। तरह का सेलिब्रेट करेंगे। दरअसल बच्चों साल का- का अंतिम शाम है ये। साल के अंतिम दिन में हम लोग ये अपने गुरुवर जी से मिलने आए हैं, पर रात को हम अपना पूरा न्यू ईयर सेलिब्रेशन जी। करेंगे। दिन में शॉपिंग करके आए हम पूरी। कैसे लगा अच्छे से। रायपुर आपको? बहुत अच्छा, और यहाँ का मौसम इतना अच्छा लग रहा है हाँ, कि मौसम बहुत मतलब वो pleasant है। ठंड का वो नहीं, प्लेजेंट मौसम है, तो उसे एंजॉय बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। आप लोग पिंक सिटी से आए हैं, यहाँ पिंक ठंड है? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है So exactly pleasant से। weather, so pleasant weather over here। यहाँ पे अच्छा है, हमारे आप। बहुत ठंड हो रही है। जयपुर के कंपैरिजन यहाँ पर अभी ठंड बहुत कम है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है और बहुत ही मजा आ रहा है। जी, छत्तीसगढ़ कैसे लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। और सेलिब्रेशन की क्या तैयारी? बस फैमिली है, साथ में बच्चे हैं, कल महाराज जी के आचार्य श्री के दर्शन को जाएंगे तो सब अच्छा ही अच्छा है। और एक बार छत्तीसगढ़ के लोग हमें बहुत हेल्पिंग लगे, जिनसे भी मिले हमें बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ घूमने में हमारे मदद कर रहे हैं। भैया लोग, रिक्शा वाले भैया लोग, सब कुछ बहुत अच्छे हैं। घूम रहे हैं और उनके मार्गदर्शन से हम लोग सारा घूम रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं। तो मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ घूम रहे हैं और युगल हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। युगल, अलग अलग जगह पार्टी का भी इंतजाम किया गया होगा, क्या कुछ पार्टी का इंतजाम है और वहां पर कैसा कुछ नया साल जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन रहने वाला है? ये बिल्कुल देखिए, यहाँ पर होटल से लेकर के बड़े बड़े लॉन्स हैं, उस पर जो व्यापक तैयारी की गई है पार्टी का जश्न मनाने का, 2023 की विदाई और 2024 के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। अलग अलग जो राज्यों से कई स्थानों पर जो सिंगर्स हैं वो भी आए हुए हैं, व्यापक तैयारी की गई है और जहां पर कार्यक्रम होगा कई बड़े आयोजन यहाँ पर राजधानी रायपुर में किया गया है, ताकि राजधानी रायपुर है और बड़े आयोजन यहाँ पर हुए हैं तो वहाँ पर भी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहेंगी। जो रश ड्राइविंग करते हैं उनके लिए भी अलग से पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है और जो ड्रंक एंड ड्राइव है उनके लिए भी है, यहाँ तक के अस्पतालों पर भी। जी जी बिल्कुल, ये यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, यंगस्टर बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है पुनीत, लेकिन वो थोड़ा कैमरे से गुरेज कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं और वो जश्न मना रहे हैं। स्कूल कॉलेज के टीनेजर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मैरिन ड्राइव पर यहाँ पर मौजूद हैं। खास करके जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो कैमरे से वो दूरी बनाना चाह रहे हैं। हो सकता है उनकी कोई व्यक्तिगत तौर पर कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मैरिन ड्राइव का, ये राजधानी का मैरिन ड्राइव है और यहाँ बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और बिल्कुल, जश्न मनाने पुनीत की आपसे तैयारी पूछ रहे थे फिलहाल युगल बिल्कुल, कि आज जो शाम चल रही की कहाँ पार्टी की व्यवस्था है, लेकिन मुझे लगता है कि पुनीत वहां पहुंच तो पाएंगे नहीं, इसलिए सिर्फ जानकारी लेकर ही अभी सब्र कर सकते हैं और हम जो अपना नया साल है वो यहाँ ऑफिस में अपने दर्शकों से बातचीत करते, उन्हें नई इंफॉर्मेशन पहुंचाते, नई नई तस्वीरें दिखाते मनाएंगे। युगल, आपको भी पहले से अग्रिम बधाई नए साल के आगमन के लिए और उम्मीद है कि आप उस पार्टी की जगह पर जरूर पहुंच पाएंगे। इस बीच अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा दें। ऑकलैंड शहर से जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें बेहद खास। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो साल 2023 का आज आखिरी दिन है और ये साल 2023 भारत के लिए काफी प्रेरणादायक रहा है, क्योंकि देश ने कई सारी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2023 की कुछ विशेष तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो उनके यादगार पलों को दिखाती हैं। उन यादगार पलों में से कुछ एक तस्वीरें ये नजर आ रही हैं। कहीं स्टूडेंट से बात करते हुए, कहीं गैया जो है उसे प्यार करते हुए, और देखिए जो बाइडेन के साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और इसके अलावा भी अलग अलग रंग रूप देखने को मिले। कई सारी तस्वीरें जो हैं उसमें भारत कितना शक्तिशाली है उसकी पहचान भी, उसकी एक तस्वीर भी नजर आई। और देखिए अलग अलग जगहों पर गए तो ये प्रधानमंत्री यहाँ रोटी बेलते हुए भी नजर आए और देखिए साधना करते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आए। और ये तस्वीर तो कोई भूल भी नहीं सकता।
और पुनीत, इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेट में भी सवारी की और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। अलग अलग मंचों से अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए हैं। और अगर आप न्यू ईयर मनाने के लिए औली पहुंच चुके हैं तो आप औली में लगी हुई चेयर लिफ्ट का लुत्फ जरूर उठाइएगा। देखिए रिपोर्ट। एक तो सबसे लंबी जोशीमठ में एशिया की एक तो सबसे लंबी रोपवे भी है जो जोशीमठ से औली जाती है, लेकिन पिछले साल जोशीमठ में आई आफत से रोपवे बंद है। ऐसे में सैलानियों के घूमने का एकमात्र साधन है चेयर लिफ्ट जो औली में चलती है। ये भी एशिया की सबसे लंबी चेयर लिफ्ट है। इसमें खुली चेयर है जिसमें 4 सवारी बैठकर औली की हसीन वादियों का आनंद लेते हैं। जब भी आए तो ये चेयर लिफ्ट से आना था औली। ऐसे बहुत डर लगता है देख के कि कहीं क्या होगा, लेकिन एकदम स्मूथली जाता है, अच्छे से जाता है, बड़ी ऐसे उतारे। बहुत मजा आया मुझे तो, वैसे भी ऐसी सब चीज़ें बड़ी मजा आती है और इसका व्यू वाज ऑसम। और उसको छोड़ के जब भी हम लोग ऊपर गए तभी थोड़ा लग रहा था कि फास्ट है कुछ, पर बहुत स्मूथ था और बहुत बढ़िया था। मैं फैमिली के साथ आया हूँ। हम लोग फैमिली के साथ ऊपर गए, बैठे, जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एकदम मज़ा आ रहा था। और सबको ये राइड में जाना चाहिए, आपको पसंद आएगा और बहुत बढ़िया है, स्टाफ भी अच्छा है। चेयर लिफ्ट का टिकट 500 रुपए है और इन दिनों भारी संख्या में सैलानी औली पहुंच चुके हैं और हर दिन 1000 से 1500 सैलानी चेयर लिफ्ट से औली की वादियों का दीदार कर रहे हैं। लगभग 4 किलोमीटर का ये सफर हवा में झूलते हुए औली टॉप में पहुंचा जा सकता है। लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं और थोड़ा व्यवस्थाओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर चेयर लिफ्ट की जहाँ तक बात है तो चेयर लिफ्ट में 1500 से लेकर और 1000 से 1500 तक के बीच में चलती है पर डे। औली में पर्यटकों का सैलाब पहुंच रहा है, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्थाएं सुधारने की भी जरूरत है। अधिकारी भी मान रहे हैं कि औली में थोड़ी सी व्यवस्थाएं सुधारने की आवश्यकता है, जिससे सैलानियों को औली की तरफ आकर्षित किया जा सके। औली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। तो जश्न की बात होगी, अगले साल की तैयारियां भी करनी जरूरी है और तैयार रहना भी जरूरी है। एमपी के लोगों को बिजली का झटका लग सकता है। नए साल में बिजली महंगी हो सकती है और बिजली कंपनी का 3.86% दर बढ़ाने का प्रस्ताव पहुंच भी गया है विद्युत नियामक आयोग को। और 22 जनवरी तक सुझाव आपत्तियां मांगे गए हैं। टैरिफ में 151 से 300 यूनिट का जो स्लैब है वो खत्म होगा। 151 से 300 यूनिट तक खपत पर 5 रुपए 23 पैसे प्रति यूनिट की दर से चार्ज किया जाएगा और 300 यूनिट के बाद 6 रुपए 61 पैसे प्रति यूनिट की दर से देना पड़ सकता है। और नए प्रस्ताव के तहत 151 यूनिट ही उच्चतम स्लैब रहने वाला है। तो विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। नए साल में नई दरों के साथ बिजली का जो ये करंट है वो लोगों को अपने घरों की वायरिंग के साथ साथ अपनी जेब पर भी महसूस हो सकता है। तो ये बिजली का झटका नए साल में महंगी बिजली के साथ लग सकता है। बहरहाल मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ये नया साल थोड़ी सी महंगाई जरूर ला सकता है, लेकिन अभी प्रस्ताव भेजा गया है, इस पर फैसला लिया जाना अभी बाकी है। तो 151 यूनिट ही उच्चतम स्लैब रहने वाला है, ये भी तय हो गया। और 300 यूनिट अगर आपने कंज्यूम किया और उसके पार अगर आप हो गए तो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि 6 रुपए 61 पैसे प्रति यूनिट की दर से आपको जो है वो बिजली का बिल देना पड़ेगा। 3.86% के हिसाब से इस प्रस्ताव को भेजा गया है कि इतनी दरें तो बढ़नी ही चाहिए। और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरह का प्रावधान है और ये महंगा झटका यहाँ पर मिल सकता है मध्य प्रदेश वासियों को भी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत, नया साल में बिजली के झटका लगाने की तैयारी, प्रस्ताव भेजा गया है, अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है, फैसला कब तक हो सकता है और संभावनाएं क्या हैं? जी देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश जो पावर मैनेजमेंट कंपनियां, उन्होंने 2024-25 के लिए दरें बढ़ाने के लिए पिटीशन दायर की थी बिजली नियामक आयोग में और ये पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है। इस पर
सुनवाई होगी, बिजली की दरें बढ़ना लगभग तय है। हाँ, ये हो सकता है कि ये दर अलग हो सकती है, जो जिक्र आप कर रहे थे 3.8% के आसपास का, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। लेकिन दरअसल जो दलील है जो पावर मैनेजमेंट कंपनियां हैं कि भाई जो राजस्व है वो करीब 53,000 करोड़ के आसपास हो रहा है साल भर का, और जबकि खर्चे के तौर पर 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा चाहिए प्रदेश में सुचारू बिजली व्यवस्था करने के लिए। 2,000 करोड़ का जो बड़ा डिफरेंस आ रहा है उसे पूरा करने के लिए ये बिजली की दरें बढ़ाना आवश्यक है। इस लिहाज से 29, 30, 31 अलग अलग शहरों में, इन शहरों में सुनवाई भी होगी, आपत्तियां बुलाई गई हैं नियामक आयोग के जरिए, और सुनवाई होगी क्या होना चाहिए, और इसके बाद ही इस पर कोई फैसला होगा। ठीक है, लेकिन प्रशांत, एक आम व्यक्ति के नज़रिए से सवाल यह है कि ये घाटे में बार बार बिजली कंपनियां अपने आप को बताती हैं, लेकिन सरकारी महकमों से वसूली कितनी हुई? क्या विद्युत नियामक आयोग में इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि ये सरकारी जो दफ्तर हैं वहाँ से तो बहुत लंबे चौड़े बिल होते हैं? कुछ दिन पहले हमने खबरें भी दिखाई थी। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। हालांकि आम जनता से तो वसूली होती है, उनके ऊपर बड़ा फाइन भी लगाया जाता है, लेकिन जो तमाम सरकारी दफ्तर होते हैं और उनके ऊपर बहुत सारे लंबे लंबे बिल पड़े होते हैं, लेकिन बावजूद वसूली नहीं होती है, फाइन भी नहीं लगता है। ये ज़रूर देखना होगा कि उनसे वसूली हो और जो गैप है वहाँ से भरा जाए, बजाय ये कि आम जनता के ऊपर एक बड़ा बर्डन डाला जाए नए वर्ष में। चूँकि फिर बढ़ाई जाएगी दर, जैसा कि आप पहले बता भी रहे थे कि 151 के बाद 150 यूनिट के बाद ही जो 6.5 रुपए से ज्यादा का यूनिट वाला स्लैब लग जाएगा, तो ऐसे में बड़ा बर्डन पड़ेगा। हालांकि शुरुआत के जो 100 यूनिट होते हैं वो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए होते हैं, 100 रुपए 100 यूनिट वाला फॉर्मूला, लेकिन 150 तक एक अलग स्लैब होता था और 150 से 300 के बाद एक अलग स्लैब होता था। लेकिन अब केवल 100 से 150 और 150 के बाद सीधा बढ़ा हुआ स्लैब लग जाएगा। तो और ये बढ़ा हुआ स्लैब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। प्रशांत, अगर इस पर फैसला लिया जाता है तो बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे। राकेश शुक्ला को मोहन मंत्रिमंडल में नवकरणीय ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि नवकरणीय ऊर्जा पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस विभाग को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है, इस दिशा में काम होगा। यादव के कैबिनेट का विस्तार हो चुका था और उसके बाद अब विभाग भी बांट दिए गए हैं। राकेश शुक्ला को नवकरणीय ऊर्जा का प्रभार मिला है, उनसे बात करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में ऊर्जा के साथ साथ नवकरणीय ऊर्जा का एक बड़ा स्कोप है, किस तरीके से आप इस डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे? देखिए, ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो चाहते हैं कि आज की तारीख में कोयला से जो पर्यावरण को कैसे पर्यावरण से रक्षा हो, देश की प्रदेश की पर्यावरण से नुकसान ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा की तरफ सब लोगों का उन्होंने पूरा ध्यान लगाया है। और मैं इतनी केवल कहूँगा कि जो पार्टी ने, वरिष्ठ नेतृत्व ने जो विश्वास दिलाया है, हमारे ऊपर किया है, तो इसको लेके हम अभी और इसको अंदर तक जाएंगे, जहाँ जहाँ हमारे यहाँ प्रोजेक्ट हैं उनको भी देखेंगे। और उसके बाद मेरी कोशिश ये रहेगी कि सब जगह सब दूर जाकर और क्या जहाँ संभावना है, बहुत संभावना है इसकी, आपने सही कहा, और अंदर तक जाके किसी भी तरीके से मध्य प्रदेश कैसे पहले स्थान पर आए, इस पर काम करेंगे। सर, अभी ये सवाल बहुत अर्ली हो जाएगा, जैसा आपने कहा कि अभी तो विभाग को जानना है। ग्वालियर चंबल संभाग भी अगर बात करें तो वहाँ बीहड़ के इलाके भी हैं। ये बात भी आई थी कुछ तालाबों में भी ऊर्जा के माध्यम तलाशे जा सकती है, तो क्या उस दिशा में किस तरह से काम करेंगे? मैंने कहा ना कि आपसे कि उसमें बहुत संभावना है, उन संभावनाओं को तलाशेंगे भी और काम भी करेंगे और जल्दी करेंगे। जी, तो ये राकेश शुक्ला जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो संभावनाएं तलाशने का काम किया जाएगा और पर्यावरण के हित के लिए नवकरणीय ऊर्जा में विशेष काम किए जाएंगे। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को वाणिज्य और सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। मंदसौर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिसको भी जो भी दायित्व मिला है वो सब मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कर्ज को लेकर कहा कि सरकार कर्ज लेती है, उसकी प्रक्रिया है, हम जो भी कर्ज ले रहे उसे प्रदेश में विकास के काम में लगाएंगे। कांग्रेस केवल झूठे आरोप लगा है, कर्जा चुकाते भी हैं, नियम प्रक्रिया से कर्जा लेते हैं। ऐसी कोई हिंदुस्तान में सरकार नहीं, कोई प्रदेश की, जो कर्जा नहीं लेती हो। कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, परिवार में भी जरूरत पड़ती तो कर्जा लेते हैं, समय पे चुकाते हैं, ब्याज चुकाते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि कर्जा लेकर के आप समय पर दे रहे हो और कर्जा लेकर के क्या काम कर रहे हो ये जनता के सामने बताओ। हमने बता दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्जा लिया, कर्जा लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें बनाई, ये सारी जनता खड़ी है।
सब जानती है कि कितनी सड़कें बनी। कांग्रेस के समय क्या हाल था सड़कों का, दिग्विजय सिंह जी के समय क्या हाल था, 10 साल बिजली कैसी मिलती थी, सड़कें कैसी थी, कौन सा डेवलपमेंट हुआ। कर्जा लिया तो कर्जा लेकर के हमने विकास किए। तो कर्ज लेकर विकास किया, ये बात कह रहे थे मंत्री जी। और मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का दरअसल बंटवारा हो चुका है। मंडला विधायक और कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने कहा है कि जो भी जिम्मेदारी मिली है उस क्षेत्र में ईमानदारी से काम वे करेंगे। मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो चुका है और हमारे साथ है मंडला विधायक और कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके, जिन्हें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी पीएचई विभाग मिला है। हम इनसे सीधे बात करेंगे। मैडम, पहली प्रतिक्रिया, आपको लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मिला है, जो जिम्मेदारी दिए हैं माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ मैं गांव-गांव तक जहां जहां हमारे प्रोजेक्ट है वहां पूरे गुणवत्ता के साथ काम हो और जो योजना है वो योजना का पूरा लाभ हमारे घर घर के भाई बहनों को मिले, ऐसे मैं पूरा निष्ठा के साथ काम करूंगी। जो खासकर जैसे आपने कहा कि मंडला जिला ही नहीं, ट्राइबल जिलों में भी, पूरे मध्य प्रदेश के ट्राइबल जिलों में भी ये स्थिति है, सिर्फ मंडला में नहीं। और पहले की जो मैंने बताना चाहूँगी कि अभी हमारी सरकार आने के बाद ये योजना चली और बहुत अच्छा सुधार हुआ और जहाँ कमी है उसको हम पूरा करेंगे। नागरिक मतदाता बंधुओं से भी निवेदन करूंगी कि पानी का अपव्यय न हो, पानी को हम बचाएं और वहाँ पे यदि ऐसा लगता है, मैं रास्ता चलते भाई बहनों को भी कहूँगी कि यदि वो पानी बह रहा है तो अब वहाँ पे जाकर के वो टोटी को बंद करें। इस पर मैं विशेष ध्यान दूंगी। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री संपतिया उइके जी, जिन्होंने बताया कि 2024 तक जो हर घर नल जल पहुँचाना है उसके लिए तैयार है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। और यहाँ पानी बचाना जो लक्ष्य है उसे हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पर समझना होगा।